चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। हमीरपुर जिला के स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमीरपुर के प्राथमिक कन्या विद्यालय के प्रांगण में समाज सेवी संस्था शुभ प्रभात क्लब के सौजन्य से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमीरपुर के राजकीय प्राथमिक स्कूल में समाज सेवी संस्था शुभ प्रभात क्लब के सहयोग से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों को वन बचाने और पौधा लगाने का संदेश दिया गया। शुभ प्रभात क्लब के सदस्यों ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है और संस्था द्वारा आगामी कुछ समय तक इस तरह के पौधारोपण कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रभात हेल्थ क्लब का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का है। इस बार हमने दूसरी बार ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। पहला हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर वहाँ पौधारोपण किया था। आज यहाँ पर कन्या प्राथमिक पाठशाला हमीरपुर में यहाँ पर इस पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग की स्थिरता के लिए एक बहुत मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से धरती को बचाए रखने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो पौधारोपण करना अति आवश्यक है, ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे और हमारा जीवन जो है बहुत लंबा जीवन जिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें। स्कूल हेडमास्टर का कहना है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तभी पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा। वृक्ष लगाने, पर्यावरण को बचाना और स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु ताकि सभी को मिल सके। और अगर हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु मिलेगी, पर्यावरण हमारा साफ रहेगा, तो हम सभी की दीर्घायु भी होगी। तो मेरे सभी देशवासियों से यही अनुरोध है कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं हम वृक्ष लगाएं और वृक्षों का कटान कम से कम करें, ताकि हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण मिले, जिससे हमारी आयु दीर्घ हो। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस बार जो भी लोग देवी देवताओं को उत्सव में वाहनों द्वारा लेकर आएंगे, उन्हें नजराना नहीं दिया जाएगा। हर साल कुल्लू में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में जिला के कई क्षेत्रों के देवी देवता शिरकत करते हैं और सरकार की ओर से इन्हें नजराना भी दिया जाता है। लेकिन कुछ सालों से कुछ लोग देवी देवताओं को वाहनों के द्वारा उत्सव में ला रहे हैं, जिस पर देव समाज से जुड़े लोगों और प्रशासन ने आपत्ति जताई है। इस पर कुल्लू जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि जिला प्रशासन के अनुसार जो भी लोग देवी देवताओं को वाहनों में उत्सव में लेकर आएगा, उन्हें नजराना नहीं दिया जाएगा। हर साल लगभग 200 से 250 देवी देवता दशहरे उत्सव में भाग लेने आते हैं। इस बार भी जिला प्रशासन द्वारा जिला के विभिन्न क्षेत्रों से 300 देवी देवताओं को न्योता भेजा गया है। कुल्लू जिला उपायुक्त राकेश कंवर का कहना है कि देवी देवता अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के मुख्य आकर्षण होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से देवताओं के देवालू देवताओं के रथ को पैदल अपनी पीठ पर उठाने की बजाय जीप या अन्य वाहनों में लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जो भी गाड़ी के माध्यम से देवी देवताओं को उत्सव में लेकर आएगा, उनको नजराना नहीं दिया जाएगा। देवी देवताओं को पुरानी परंपरा के मुताबिक लगभग 300 देवताओं को निमंत्रण दिया गया है। इस बार जो दशहरे से संबंधित बैठक हुई है, उसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये है कि जितने भी देवता हैं जो आने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनको नजराना नहीं दिया जाएगा। तो ये निर्णय जो है इस बार हम लागू करेंगे, ताकि देव परंपरा जो है उसको बनाए रखा जा सके और जो गंभीरतापूर्वक इस परंपरा का निर्वाह नहीं करते, उनको जो है कोई भी सरकार की तरफ से किसी किस्म का प्रोत्साहन ना मिले। दूसरा, साथ ही ये निर्णय लिया गया है कि जो
देवता के साथ हारियान आते हैं, भजंत्री आते हैं, वो परंपरागत वेशभूषा में ज़रूर आएँ। इससे दशहरे की जो पुरानी जो रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, उनकी भी रक्षा होगी और जो हमारी संस्कृति है वो अच्छे रूप में लोगों के सामने आएगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। जिला राइफल क्लब चंबा द्वारा इन दिनों चंबा में बच्चों के लिए राइफल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के दौरान बच्चों को राइफल का इस्तेमाल करना व निशाना साधना सिखाया जा रहा है। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर के बाद 13 और 14 सितंबर को जिला राइफल क्लब द्वारा राइफल निशानेबाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। NHPC चमेरा 2 पावर स्टेशन द्वारा इन दिनों चंबा में जिला राइफल क्लब के सहयोग से राइफल कोचिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में चंबा के 8 स्कूलों के 45 बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण देने के बाद जिला राइफल क्लब के द्वारा 13 व 14 सितंबर तक राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को 19 से 22 सितंबर तक होने वाली राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण शिविर प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला राइफल क्लब के महासचिव KL शाह ने बताया कि चंबा के बच्चों में राइफल शूटिंग के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से जिला राइफल क्लब द्वारा पहले प्रशिक्षण शिविर व बाद में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिला के बच्चे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएं। आजकल मिलन पैलेस चंबा में स्कूली बच्चों शूटिंग का प्रशिक्षण कैंप चला हुआ है, जो 8 सितंबर से शुरू हुआ था और 12 सितंबर तक चलेगा। उसके पश्चात 13 और 14 सितंबर को इन बच्चों का कंपटीशन होगा और 15 सितंबर को पारितोषिक जारी किया जाएगा। इस शूटिंग शिविर प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य ये है कि स्कूली बच्चों में जो है वो शूटिंग का जो उनका प्रतिभा है उसकी खोज करना है और उसके बाद इन बच्चों को स्टेट लेवल और इंडिया और नेशनल लेवल पर शूटिंग कराने के अवसर पैदा करने हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। इन दिनों चंबा के शिक्षा खंड हरदासपुरा में शिक्षा की नई तकनीकों पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में अध्यापकों को बच्चों में अर्ली ग्रेड रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी पर पकड़ मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि बच्चों में शिक्षा का विकास हो सके। शिक्षा खंड हरदासपुरा में इन दिनों 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों में अर्ली ग्रेड रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी पर पकड़ मजबूत करने के लिए शिक्षा पद्धति की नई तकनीकें सिखाई जा रही है, ताकि बच्चे खेल कूद में ही पढ़ना सीखें और बच्चों को पढ़ाई बोझ न लगे। इस कार्यशाला का आयोजन BRCC हरदासपुरा पुनीत निराला की निगरानी में करवाया जा रहा है। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए, 5 छोटी चिड़िया खा रही अनार, 5 छोटी चिड़िया खा रही अनार। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए रिसोर्स पर्सन शिवानी शर्मा ने बताया कि पहली व दूसरी के बच्चों में शिक्षा के विकास के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में छोटे बच्चों को लिखने, पढ़ने व संख्या ज्ञान किस प्रकार दिया जाए उस पर चर्चा की जा रही है और अध्यापकों को नई तकनीकें भी सिखाई जा रही हैं, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ लिख पाएं। कार्यालय हरदासपुरा में 5 दिवसीय अर्ली ग्रेड रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी पे कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह की कार्यशाला का आयोजन सेंट्रल प्राइमरी स्कूल हरदासपुरा में भी हो रहा है और कुल मिला के 90 अध्यापक जो हैं और पहली जो दूसरी कक्षा को ये अध्यापक पढ़ाते हैं वो इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। अर्ली ग्रेड रीडिंग और राइटिंग, इसमें बच्चों को जो फर्स्ट कक्षा और 2 कक्षा का जो बच्चा है उसमें पूर्व अंकीय धारणाएं, चाहे वो ये मैथ्स में है, इंग्लिश में, हिंदी में, किस तरह से बच्चा जब हमारे पास आता है उसको हम किस तरह से अवगत करवाते हैं नई चीजों से, इस कार्यशाला में ये दिखाया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।
इंडियन टेक्नोमिक कंपनी पांवटा साहिब में श्रमिक पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कंपनी गेट के आगे हड़ताल पर बैठे हैं। कंपनी के 350 से अधिक मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किए हुए हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन वर्ग उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है। इंडियन टेक्नोमेक कंपनी पांवटा साहिब में श्रमिक पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इंडियन टेक्नोमेक कंपनी पांवटा साहिब के मजदूरों का आरोप है कि मजदूरों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है और न ही श्रमिकों को ESI, EPF दिया जा रहा है, जबकि कंपनी पिछले कई वर्षों से मजदूरों की तनख्वाह में से ESI और EPF के पैसे काट रही है। श्रमिकों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से कंपनी उन्हें तनख्वाह नहीं दे रही है, जिसके चलते मजदूरों को खाने तक के लिए मोहताज होना पड़ रहा है और समय से मकान का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते मजदूर खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन कंपनी प्रबंधन आंखें मूंदे हुए है। हमारे पास अभी न पैसा है, बाल बच्चा को मांग रहा है पैसा का, पढ़ने लिखने के लिए पैसा नहीं दे रहा है कंपनी 3 महीना से। न PF मिला, न IS मिला है PFI वाला, और रूम का भाड़ा मांग रहा है। दुकानदार राशन नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत तकलीफ से हैं, भूखे प्यासे कर रहे हैं रूम पर। जो ये कंपनी के बाहर हड़ताल हो रही है, ये इस बारे में है कि जो मजदूरों का PF और ESI काटा जाता है, वो अभी तक मतलब कंपनी काटती है और इसको कम से कम 5 साल हो गए हैं कटते हुए, और मजदूरों को मतलब कोई भी उसका प्रमाण नहीं दिया गया है, प्रूफ नहीं दिया गया है। और जो अगर मजदूर मतलब अपना हक मांगते हैं कंपनी से, तो कंपनी बाहर के लोगों को बुला के हमें डराती है, धमकाती भी है। और लेटेस्ट मुद्दा ये है कंपनी का कि 3 महीने से सैलरी नहीं हो पा रही है। नागरिक हैं बिस्तरवाला गांव के, हम लोग यहाँ से जो मजदूर बाहर से हैं, हम लोग उन गांव से लाकर उनको खाना खिला रहे हैं, और यहाँ पर 2-3 महीना से सैलरी नहीं हो पा रही है। और हमारे जो मजदूर भाई हैं वो बहुत परेशान हैं और वो बहुत दिक्कत में है इस टाइम, और उन्हें खाने के और अन्यथा बहुत सारी चीज़ों की से परेशान है। जैसे रूम का किराया हो गया, घर में उनके भी खाने जो यहाँ से कमा के ले जाते हैं, घर में पैसा भेजते हैं, वो सब यहीं से होता है, परंतु कंपनी इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। श्रम विभाग ने दोनों पक्षों के मध्य बात करवाने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी का कोई भी आला अधिकारी बातचीत के लिए उपस्थित नहीं था। हमारी मतलब की समस्या है, वेतन की समस्या है, हमारी ESI और PF की समस्या है। हमारी कंपनी की जितने भी कॉन्ट्रैक्टरी जो लेबर थी और प्लस जितने भी कंपनी के कर्मचारी है, वो सभी बाहर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बैठने का कारण ये है कि अब तक कि हमारे बीच में प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है। हमारे बीच में जो प्रशासनिक तौर पे जो अधिकारी आया है वो सिर्फ लेबर इंस्पेक्टर है, ठीक है। और सर जितने भी मतलब ये नेता हैं, अधिकारी हैं, इनमें से हमारे जो बड़े स्तर का जो अधिकारी नेता है, अब तक हमारे बीच में कोई नहीं आया। यहाँ पे सीनियर लेवल का कोई भी आदमी नहीं है। सीनियर लेवल प्रशासन, हाँ, फैक्ट्री प्रशासन में कोई सीनियर लेवल का कोई बंदा नहीं है। और जो इनका वो है, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव है HR का, सुशील, तो उसने हमारी इनके CFO से बात कराई है, जो इनके दिल्ली में बैठते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भी हम 20-22 तक इनकी पेमेंट करेंगे। गल करो फोन पर नौकरी है, साडी भी नौकरी ने भी नौकरी पर अपनी क्या कहना मिलना ही नहीं है, अंदर ही है क्यों नहीं हो। सुशील जी कौन है जिनसे मीटिंग हुई? नंबर चाहिए था हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, पांवटा साहिब। शिमला के ऑकलैंड हाउस गर्ल्स स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूल की 3री से 6ठी कक्षा तक की लगभग 350 छात्राएं भाग ले रही है। स्कूल की पूर्व अध्यापिका यास्मीन फरत ने इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्पोर्ट्स मीट में आयोजित खेलों में स्कूल की छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। शिमला के ऑकलैंड गर्ल्स स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा रेस, रोलर स्केटिंग व विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा रहा है।
स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता जॉन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना है ताकि बच्चों में हीन भावना पैदा न हो सके। इसमें कोई 350 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हर एक क्लास का हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे किसी ना किसी चीज़ में, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है पर किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छा होता ही है। और अगर स्पोर्ट्स में बच्चा एक्सेल करता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसमें कोई भावना ऐसी नहीं आती जिससे वो अपने आप को हीन समझे या दूसरों से कम समझे अगर वो किसी और चीज़ में एक्सेल करता है। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है बच्चों को किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कराने की और उनको तैयारी भी करवाई है। शिमला से सिटी चैनल के लिए विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। शिमला के कनलोग में स्वीट होम के पास सीवरेज की पाइप फटने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि सीवरेज पाइप का गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से इस सीवरेज पाइप को दुरुस्त करने की मांग की है। शिमला के कंडलोग में स्वीट होम के पास सीवरेज पाइप फटने से आसपास के घरों में रह रहे लोगों के साथ साथ वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को इस बारे में फोन के जरिए जानकारी भी दी गई, परंतु इस विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने बताया कि सीवरेज पाइप फटने से लोगों को वहां से गुजरने में बहुत समस्या हो रही है और आसपास के घरों के अंदर तक सीवरेज का गंदा पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बदबू के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। देखो गंद बह रहा है और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी साल का बच्चा है, 3-4 बच्चे हैं इस बिल्डिंग में, कुछ 6-7 बच्चे हैं। नहीं बहुत गंद जा रहा है हमारे तो घर में और स्मेल इतनी है कि खड़े नहीं हो जा रहा है। कमेटी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पाइप को चेंज किया जाए। तो ये पाइप जो है जी हर हफ्ते की बहती है पानी, इसको चेंज किया जाए पाइप को। कोई नहीं सुन रहा है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, इस गंद से यहीं से जाना पड़ता है बच्चों को, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत स्मेल है। क्या आपने निगम प्रशासन को कभी रिटर्न में नहीं कुछ लिख के दिया? फोन किया हुआ, रिटर्न में तो अभी नहीं किया, पर नहीं करेंगे तो रिटर्न में भी करना पड़ेगा। जो है गवर्नमेंट की तरह भोगल निवास के पास और स्वीट होम के नीचे ये 3 दिन से इसमें मतलब लीकेज हो रही है। लीकेज क्या, ये पाइप फटी हुई है और ये हर 15 दिन के बाद ये प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर हमने बहुत दफ़ा इनको कॉरपोरेशन जो है मतलब निगम इनकी इनसे मतलब फ़ोन पे बात करे तो फ़ोन पे भी कोई नहीं सुनता और ना यहाँ पर कोई 3 दिन से इसको कोई अटेंड कर रहा है। और घर के अंदर तक के सीवरेज का जो गंदे हो जा रहा है। इसको अभी भी कंप्लेंट कराई, परसों कराई, ठीक करके गए, ठीक नहीं हुई। हमारे घर के सामने बहुत गंद पड़ता है, इतनी स्मेल आती है ना पूछो ही नहीं आप। कंप्लेंट कराने के बावजूद भी अभी पहुंचे नहीं है, वो बड़ा गंद रहता है इसमें ना। इस विषय में नगर निगम शिमला के सह आयुक्त नरेश ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि ये सीवरेज लाइन नगर निगम की हुई तो इसे तुरंत ठीक करवा दिया जाएगा और यदि ये लाइन किसी व्यक्ति विशेष की हुई तो इसे तुरंत दुरुस्त कराने के निर्देश दिए जाएंगे। संबंधित विभाग है उनसे जानकारी ली जाएगी कि क्या ये जो आप मेंशन कर रहे हैं कि ये जो सीवरेज लाइन है ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है अथवा किसी प्राइवेट जो है व्यक्ति की सीवरेज लाइन है। अगर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लाइन हुई तो तुरंत ही जो है इसका जो है मुरम्मत का कार्य कर दिया जाएगा। ये अगर जो है ये पाया जाता है कि किसी प्राइवेट जो है व्यक्ति की ये सीवर लाइन है तो उसे नोटिस देकर इसे तुरंत जो है मुरम्मत करने के निर्देश दिए जाएंगे। विभाग से जो है मैं इसमें रिपोर्ट जो है इसमें लूँगा। अगर ये रैकरिंग प्रॉब्लम है, बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो वहाँ की लाइन है उसे रिप्लेस किया जाए। अगर कोई छोटा मोटा लीकेज का समस्या है तो उसे जो है जल्द से जल्द इसमें रिपेयर करके इसको दुरुस्त किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। शिमला के नगर निगम कार्यालय में सिटी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ओहनो रून उपस्थित रहे। बैठक में 4000 करोड़ के इस प्लान को लेकर ओहनो रून के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दी गई। नगर निगम को आशा है कि इस प्लान की फंडिंग में वर्ल्ड बैंक की तरफ से सहायता की जाएगी।
शिमला में नगर निगम कार्यालय में सिटी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान प्रोजेक्ट को लेकर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ओहनूरून के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम ने शिमला शहर का दौरा किया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ओहनूरून ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा हिमाचल सरकार से ग्रीन ग्रोथ एजेंडा और प्राकृतिक स्रोतों के संतुलन को लेकर चर्चा की गई। Are here to review with the government of Himachal Pradesh a broader engagement on green growth and how to help the state, more broadly speaking, face the challenge of developing for the benefit of its people whilst having a balance with the resources. That cooperation has a lot to do with hydro and tourism. Of course, Shimla is very important, especially in tourism, and I was therefore for the first time exposed to the challenges of Shimla personally in terms of mobility as well as water. We'll review that with the state government this afternoon because it is up to the state government to request what we support in Shimla and then up to the government of India to request what we support in the state. However, what I can say is that we're very keen to continue working with Himachal Pradesh on the green growth agenda because Himachal Pradesh is a very positive example for that in India and actually in the world in finding the balance of resource use. And that obviously we will be very interested to help Shimla meet its challenges because Shimla is very important in that context. नगर निगम शिमला के सह आयुक्त नरेश ठाकुर ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर के सामने कंट्री कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लेकर प्रेजेंटेशन रखी गई। इस प्रोजेक्ट में कई विकासात्मक कार्य शामिल है और नगर निगम ये आशा करती है कि वर्ल्ड बैंक उनकी सहायता करेगा। वर्ल्ड बैंक का इंडिया चैप्टर है, उसके कंट्री डायरेक्टर यहाँ पर आए हुए थे, साथ में उनकी जो है टीम, उन्होंने भी जो है नगर निगम शिमला व शिमला शहर का दौरा किया है। हमने एक पूर्व में सिटी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया है जो कि तकरीबन 4000 करोड़ का है। तो जो वर्ल्ड बैंक की टीम जो यहाँ पर आई थी उनके सम्मुख हमने हमारा सिटी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसकी जो है डिटेल में प्रेजेंटेशन दी थी और उनसे हम ये आशा कर रहे हैं क्योंकि जो ये तकरीबन 4000 करोड़ की जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से की जाए ताकि शिमला को जो है जो ट्रैफिक कंजेशन इत्यादि है उससे निजात मिल सके। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जैसे कि सड़कों को इम्प्रूव करना, नालियों को इम्प्रूव करना, जो रोड साइड ड्रेन्स हैं उनको इम्प्रूव करना, रोपवेज इसमें शामिल है, एस्केलेटर्स इसमें शामिल है, कुछ एक बाईपासेस बनाने का है और मुख्यतः इसमें जो शिमला शहर में 5 टनल्स हैं उसके बारे में इसमें प्रस्तावना है जो आज हमने वर्ल्ड बैंक के सामने रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें वर्ल्ड बैंक से कुछ इसमें जो हमें सहायता मिल पाएगी। शिमला से सिटी चैनल के लिए राजेंद्र काली के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य कोष में धन की कोई कमी नहीं है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उड़ाई जा रही अफवाहें तथ्यों से परे हैं। उन्होंने कहा कि संसाधन जुटाने के लिए गठित की गई उप समिति का कार्य सार्थक उपायों के माध्यम से प्रदेश की आय बढ़ाने के विकल्प पर कार्य करना है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल उप समिति का गठन विशेष उद्देश्य और अल्पकाल के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि उप समिति का अध्यक्ष मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया गया है और समिति के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वरिष्ठ सदस्य और अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में समिति की जिम्मेवारी दूसरे स्थान पर नियुक्त सदस्य को निभानी होगी। 5वीं तथा 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्षिक परीक्षाओं के बिना विद्यार्थी का मूल्यांकन करना मुश्किल होता है और प्रारंभिक स्तर से शिक्षा का स्तर तथा गुणात्मक शिक्षा बनाए रखने के लिए वार्षिक परीक्षाएं अनिवार्य हैं और अध्यापकों का मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में परीक्षा को नकारने का परीक्षण असफल रहा और शिक्षा का स्तर बनाए रखना होगा। Central Ministry has received my opinion. So are many other states, I was told. And because unless you have examinations, annual examinations in every class, you can't really assess the progress of the student. The examination should not be considered as a punitive action. It is to assess the
level of education and level of education in that particular class. आपको लगता है सर इससे शिक्षा का स्तर जो है काफी गिरा है बिना परीक्षा? नहीं, गिरता ही है ना। अगर आप पहली जमात से लेकर 5वीं तक, 5वीं से लेकर 8वीं तक बिना इम्तहान किए पास ऑन करते रहेंगे, तो अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो कब मालूम होगी? तब मालूम होगी जब आप 8वीं 9वीं पहुंचेंगे। इट विल बी टू लेट दैट टाइम। ऐसा है, 10th है, 11th है, 12th है, ये 3 क्लासेस की जो टीचर्स हैं उनका जो रिजल्ट्स होता है उसका असेसमेंट होता है, और हम देखेंगे कि वो उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हुई है और there's some deficiency in teaching. Certainly government takes note of that. Some sort of assessment, short of examination. So has that been put in place, or it's yet? No, that is being formulated. Till such time, what has happened is that every state assembly passes a resolution. This is a state subject, delegating this power to the center. Center legislates it, and I think central government sitting in Delhi cannot really look into the examination of class 1 to class 10. It's all right for higher education and universities and like that. जैसे ही हो गया सो हो गया, मगर this experiment has failed. The experiment has failed, and this has certainly led to lowering of education, standard of education in the primary and middle schools. सेशन का जैसे आपने कहा था कि यू कुड कन्वीन अ विधानसभा सेशन, तो कुछ डेट्स हुई मुझे अभी? But I am contemplating it. I will announce soon about it. सर मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल की भी कोई संभावना है या नहीं? नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। नूरपुर में वीरवार को एक ऑटो चालक ने एक व्यक्ति को बेसुध हालत में अस्पताल पहुंचाया, जो कि नूरपुर के साथ लगते गांव 32 मील का स्थायी निवासी है और दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टरों ने पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। नूरपुर के हॉस्पिटल में वीरवार को एक ऑटो चालक ने एक व्यक्ति को बेसुध हालत में पहुंचाया, जो कि नूरपुर के साथ लगते गांव 32 मील का स्थायी निवासी है और दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। इस बारे में बेसुध पड़े व्यक्ति की पत्नी का कहना है कि उसके पति के फोन से किसी ऑटो चालक का फोन आया था, जिसने उसके पति को बेहोशी की हालत में नूरपुर हॉस्पिटल पहुंचाया। आपको कैसे पता चला? भैया पता नहीं, ऑटो वाले ने फोन किया था मेरे को ना, तो पहले ये इन्होंने उठाया फ़ोन, फिर मैंने फ़ोन दोबारा से किया तो ऑटो वाले ने उठाया कि मैं ऑटो में ले आ सकता हूँ और 2500 रुपया किराया लूँगा। मैंने कहा ले आओ, मैं 3000 भी दे दूँगी, मेरे पास पहुँचा दो एक बार। तो वो लेके आ गए। फिर तो अभी ये बात कर रहे हैं आपसे? हाँ जी। क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ? तो इनको पता नहीं लग रहा, आगे पीछे बोल रहे हैं। इस बारे में हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर प्रताप चंद ने बताया कि पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है और अभी वो बात करने की हालत में नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पीड़ित को नशीला पदार्थ खिलाया गया है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वो बता हिस्ट्री दे रहे हैं कि उसको गाड़ी से आ रहा था रात को बस में दिल्ली से अपने घर के लिए, तो उसको सुबह फ़ोन आया उनको पठानकोट से किसी रिक्शे वाले का कि बंदा बेहोश है। उसके मोबाइल फ़ोन से उन्होंने ट्रेस किया होगा, तो इसको लेके जाओ। वो लेके आ गए, इधर देखा हमने तो अभी भी सुस्त है, होश में नहीं है पूरी। मोस्टली लग रहा है कुछ दिया उसको सेडेटिव ना। कुछ खाया है या कुछ सुनाया जाएगा? क्या लग रहा है? ये तो बताना एग्जैक्टली मुश्किल है, टेस्ट वेस्ट करेंगे उससे पता चलेगा कि क्या खाया है कि क्या दिया है एग्जैक्टली। मतलब ब्लड या यूरिन टेस्ट में पता चलता है उसका पूरा। इस बारे में डीएसपी मनोज शर्मा का कहना है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पीड़ित अभी किसी भी प्रकार का बयान देने की हालत में नहीं है। पुलिस थाना नूरपुर में आज एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर पहुंचे और अपने साथ वो एक मिस्टर राजकुमार को लाए थे, जो कि अनकॉन्शियस हालत में उन्हें पठानकोट में कहीं पड़े मिले थे। तो जो राजकुमार हैं ये दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते हैं। छुट्टी होने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे 32 मील। तो ऐसा प्रतीत होता है कि रास्ते में इन्होंने कोई ऐसी नशीली वस्तु खा ली है जिसकी वजह से ये अनकॉन्शियस हो गए हैं।
तो जब इनको थाना में लाया गया तो इनको नूरपुर हॉस्पिटल में पुलिस ले गई है। अभी इनका एमएलसी होगा और उसका कारण पता लगेगा कि ये अनकॉन्शियस क्यों है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने कहा कि अगले कुछ वर्षों के दौरान हर वर्ष हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई बसें शामिल की जाएगी। इस तरह पुरानी और नकारा बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर नई बसों से बदला जाएगा। इससे यात्रियों के लिए गुणवत्ता युक्त और मांग आधारित परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित बनाई जाएगी। वहीं उन्होंने निगम के सभी डिपुओं व उचित मूल्य की दुकानों को आने वाले 1 वर्ष के भीतर पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने के बारे में कहा, जिसके लिए कार्य करना आरंभ कर दिया है। परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 20 नई वॉल्वो बसें चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भीतर व बाहर यातायात के लिए निगम 50 नई एसी बसें खरीद रहा है, जिनमें केवल 15% अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि 471 बसों को खरीदा गया है और 44 और बसें जल्द बेड़े में शामिल की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए निगम द्वारा 7 फिटनेस केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं की तर्ज पर प्रदेश के सभी 27 केंद्रों में निजी बसों की वार्षिक फिटनेस व प्रदूषण जाँच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बाली ने कहा कि निगम ने इस वर्ष अपनी आय में 107 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निगम की सभी कार्यशालाओं के लिए 63 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 12 बस अड्डों की मुरम्मत व रख रखाव के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। हमने बड़े महत्वपूर्ण वो लिए, तकरीबन 107 करोड़ रुपए का रेवेन्यू की इंक्रीज जो है वो एयर टू एयर बेसिस के ऊपर हुई है। तो 107 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ा है और हमने 1 करोड़ 10 लाख रुपए तकरीबन रिपेयर के लिए दिए हैं। 63 करोड़ रुपए वर्कशॉप्स की अपलिफ्टमेंट के लिए दिए और ऐसे ही 300 नई बसें, मिनिमम 300, उससे ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा, हर वर्ष नई डालने की बात कही गई है। और इसलिए कि हमारा फ्लीट हेल्दी रहे, लोगों को सुविधा मिले, लोगों को अच्छी सर्विस मिले। हमारी भी जो एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारी उससे ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, KMPL कम हुआ है, तो KMPL बढ़ा है, तो इसलिए हमने ये कहा है कि ये एक्सपीरियंस इसको आगे करा जाए। और दूसरा हमने ये फैसला लिया है कि हमारे जो AC बसेज हैं वो 50 के करीब हम डालेंगे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी। और वो 50 बसें जो बढ़ेगी वो डीजल की जितनी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि AC चलेगा 10 से 15% डिपार्टमेंट को MD साहब को ऑथराइज कर दिया है कि कैलकुलेट करके उससे किराए पे वृद्धि कर सकते हैं। मगर 20 के करीब वोल्वो और नई डालने की बात कही है, जो ज़्यादा जहाँ पे हमारे देवी देवताओं के स्थान है वहाँ से चलाएंगे। अभी डीजल की कीमतें कम होने पे तो बात नहीं है, अभी जब से हमने किराया बढ़ाया उसके बाद डीजल की कीमतें तकरीबन 10 रुपये बढ़ चुकी है। तो अभी तक इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूरी है कि डीजल की कीमतें बढ़ी है, बाकी कॉस्ट बढ़ी है, DA बढ़ जाता है, बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अभी हमारा किराया जो है बाकी कई स्टेटों से कम है, तो इसलिए ये टाइम टू टाइम जो है सरकार जो अपना डिसीजन लेती है, तो ये जब भी होगा सरकार के पास सामने अभी ये ऐसी कोई बात आई नहीं है, जब आएगी तो उसके ऊपर मैं कमेंट करूँ। बाली ने कहा कि निगम के सभी डिपुओं व उचित मूल्य की दुकानों को आने वाले 1 वर्ष के भीतर पूरी तरह कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, जिसके लिए कार्य आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा जेनेरिक दवाइयां बेचने के लिए मौजूदा दवाइयों की दुकानों में अलग से काउंटर बनाए जाएंगे और लोगों की सुविधा के लिए इनकी सूची दर्शाई जाएगी। ये लिया कि फूड सिविल सप्लाई के सारे जो उसके स्टॉक्स है, जो परचेजेस है, everything will be online. It will take some time, but we are working in this direction and it will be done. जेनरिक दवाइयों का मैंने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारे से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा था कि उनका कंसर्न है कि जेनरिक दवाइयाँ भी सिविल सप्लाई की दुकानों पे हों, तो उसके लिए हमने काउंटर जो है साइड में खोलने की बात की है। जो सर्विस चार्जेस है उसके ऊपर हम सिर्फ काम करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमें जेनरिक मेडिसिन देगा वो हम आगे जो है लोगों को पूरी सेवा करेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।
ऑल इंडिया डिश एंटीना संघ के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. रस्तोगी अपनी राष्ट्रीय चेतना यात्रा के दौरान वीरवार को शिमला पहुंचे और दूरदर्शन केंद्र शिमला में एक बैठक में हिस्सा लिया। दूरदर्शन केंद्र शिमला के उपनिदेशक अभियांत्रिकी अमित टंडन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दूरदर्शन और केबल ऑपरेटर्स के बीच तालमेल और डिजिटलाइजेशन सहित पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ऑल इंडिया डिश एंटीना संघ के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. रस्तोगी अपनी राष्ट्रीय चेतना यात्रा के दौरान आज शिमला पहुंचे और दूरदर्शन केंद्र शिमला में एक बैठक में हिस्सा लिया। दूरदर्शन केंद्र शिमला के उपनिदेशक अभियांत्रिकी अमित टंडन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दूरदर्शन और केबल ऑपरेटर्स के बीच तालमेल और डिजिटलाइजेशन सहित पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर रस्तोगी जी ने यहाँ पे हम लोग को प्रोत्साहन दिया जिसमें कि डिजिटल फॉर्म में हम लोग अधिक से अधिक चैनल यूज़ कर सकें। तो हमने इसमें अपने MSOs को यहाँ पे इनवाइट किया और विचार वार्ता हुई जिसमें हमने काफ़ी समस्याओं को यहाँ पे सुना और उनका सुझाव जो है मिलना है और जो भी हमारी सॉल्यूशन जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डॉक्टर रस्तोगी जी के समक्ष रखा है। और हम ये आशा करते हैं कि आगे जो डिजिटल चैनल बढ़ रहे हैं उसमें दूरदर्शन के चैनल किस फॉर्म में आगे नंबर ऑफ संख्या बढ़े। इसमें कंटेंट्स का मैटर है कि कौन कौन से चैनल बढ़ने चाहिए क्योंकि शिमला में 4 घंटे का प्रसारण हो रहा है तो उससे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आती हैं डिजिटल फॉर्म में। तो हम आगे से ये प्रॉब्लम को आगे अपने अधिकारियों के समक्ष रखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जिससे कि हम 4 घंटे निरंतर इस चैनल को देख सकें। डॉक्टर रस्तोगी ने इस अवसर पर बताया कि आज के दौर में एनालॉग से डिजिटल पर जाना बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल बदलाव जिस तरीके से आ रहे हैं एनालॉग से डिजिटाइजेशन में भारत की जो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री जा रही है इसके लिए दूरदर्शन और देश भर के केबल टीवी ऑपरेटर्स के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक बीच में दोनों के बीच में संवाद बेहतर संवाद पैदा करने के लिए मैं भारत के केबल टीवी ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करता हूं भारत सरकार में। डॉक्टर A.K. रस्तोगी दिल्ली में केबल टीवी ऑपरेटर हूं। तो दिल्ली में हमारी एक मीटिंग में मंत्री जी के साथ निर्णय हुआ कि हम सभी केबल टीवी ऑपरेटर्स और दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ एक तालमेल वाली मीटिंग रखें। तो इसी संदर्भ में मैं 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूं। एक चेतना यात्रा में लेकर चला हूं सब देश भर के दूरदर्शन और केबल टीवी ऑपरेटर्स में आने वाली भावी संभावनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री किस दिशा की ओर जा रही है और कितने चैनलों को दोनों एक दूसरे के साथ मिलके और आगे बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में आज हम शिमला पहुंचे हैं और शिमला में मेरे साथ मुकेश मल्होत्रा जी जो कि हिमाचल में केबल टीवी का काम संभालते हैं, तो उनके साथ और बिलासपुर और आसपास के जो हिमाचल के केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं उनके साथ दूरदर्शन केंद्र में ये मीटिंग हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक दिशा की ओर दोनों बढ़ेंगे। ऐसी आशाओं के साथ हम यहाँ से और अपनी यात्रा को आगे ले जा रहे हैं। प्रदेश केबल ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व कर रहे गुड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा ने इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया। बहुत ही सक्सेसफुल रही है ये मीटिंग, खास करके डॉक्टर रस्तोगी जी जो कि बहुत ही इस मीडिया केबल टीवी और इस फील्ड के माहिर हैं, इनसे इंटरेक्शन करके इनसे काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। किस तरीके से आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन की जा सकती है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का स्वागत किया जा सकता है। और बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा दूरदर्शन केंद्र शिमला की तरफ से भी और डॉक्टर रस्तोगी जी ने और शिमला दूरदर्शन केंद्र की तरफ से उस इंटरेक्शन के माध्यम से एक चीज़ बहुत सफलतापूर्वक लोगों तक दूरदर्शन के चैनल्स भी पहुंचेंगे और इन चीज़ों के ज्ञान मिलने से ऑपरेटरों को भी बहुत फ़ायदा रहेगा कि वो किस तरीके से ये सारी सिस्टम्स अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकेंगे। बैठक में दूरदर्शन केंद्र शिमला के सहायक अभियंता मदन मोहन, राजेश सूद, सुनील भारद्वाज, कार्यक्रम निष्पादक धारा सरस्वती, सुरेंद्र कुमार व सभी केबल ऑपरेटर्स मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।
राजधानी शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा हिमाचल प्रदेश कल्याण एवं कामगार बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनकोटिया को सम्मानित किया गया। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय में वीरवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संघ द्वारा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी कल्याण एवं कामगार बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनकोटिया को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव सुभाष धांटा ने कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए वीरभद्र सिंह का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन विसंगति जैसी कई समस्याओं पर भी चर्चा की गई। ये एक बैठक नहीं, एक स्वागत था। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर श्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है एक कर्मचारियों से संबंधित जो एक हिमाचल प्रदेश के अंदर राजपत्रित कर्मचारी का एक संगठन बनाया है, उनका जो है हम स्वागत के लिए जो है ये बैठक बुलाई। सिरी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम मजदूर संघ तारादेवी शिमला द्वारा वीरवार को शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निगम मजदूरों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और आगामी रणनीति तय की गई। हिमाचल परिवहन निगम मजदूर संघ तारादेवी शिमला द्वारा वीरवार को शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष जसमीर राणा ने कहा कि सरकार और निगम प्रशासन द्वारा परिवहन मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार द्वारा दैनिक भोगी के रूप में भर्तियां की जा रही है और उन्हें वेतन न देकर कमीशन दी जा रही है, जिससे मजदूरों को अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश परिवहन मजदूर संघ अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है। महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। जो लोगों के ड्यूज नहीं मिल रहे हैं या परिवहन निगम सुचारू रूप से नहीं चल रही है, उसमें कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उनको उजागर किया जाएगा और सरकार को एक नोटिस भेजा जाएगा, जिसका हम आज फैसला लेंगे। मैनेजमेंट को भी एक नया डिमांड चार्टर दिया जाएगा और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें मैनेजमेंट का घेराव हो सकता है, एक बहुत बड़ा विराट प्रदर्शन हो सकता है, जिसके माध्यम से हम पब्लिक को और परिवहन के कर्मचारियों के हित को और सरकार के सामने ये सारी बातें रखेंगे। तो हिमाचल सरकार के जो ऑर्डर हुए हैं कि कंडक्ट पॉलिसी है एक, उसके तहत वर्करों को भर्ती किया जाए, परंतु यहाँ इतनी पिक एंड चूज हो रही है कि अभी जो इन्होंने पीछे चालक भर्ती किए तो उसमें जो पेपर दिया उसको कि 8300 रुपये समथिंग कुछ वेतन था, परंतु पहले उसको 6000 दिया, फिर 7000 दिया। कुछ इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। अभी भी पॉलिसी को दरकिनार करते हुए इन्होंने बोला मतलब पीस मेल लोगों को भर्ती किया, जबकि ये कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पीस मेल वर्कर भर्ती हों। पहले भी 15-15, 20-20 साल जो हैं लोग पीस मेल वर्कर भर्ती कर रहे हैं, जिससे लोगों के हितों से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उनको अब कंडक्टर रख के बिना वेतन के रख लिए। कौन सी पॉलिसी है? एक कंडक्टर 30,000 रुपये वेतन ले रहा है और दूसरा 2 रुपये कमीशन ले रहा है। उसके आज की डेट में उसके बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं होता। फिर परिवहन निगम कहती है कि यहाँ करप्शन हो रही है, चोरी हो रही है। चोरी तो सरकार खुद करवा रही है, मैनेजमेंट खुद करवा रही है। वो बेचारा अपने 2000 से 3000 से क्या खाएगा वो इतनी महंगाई में? तो इसलिए इन जो कुरीतियों की जिम्मेवार है वो सरकार है और HRTC की मैनेजमेंट है। सिटी चैनल के लिए शिमला से गौरव पावा के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में वार्षिक समारोह फुलवाड़ी 2014 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच ज्ञान व अन्य गतिविधियों का ज्यादा आदान प्रदान होना चाहिए। निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा के प्रसार में सरकार के प्रयासों के अनुपूरक है और इन संस्थानों से ये आशा की जाती है कि वे अपने अध्यापन के उच्च मूल्यों को बनाए रखें।
शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में वार्षिक समारोह फुलवाड़ी 2014 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिक्षा और खेलों तथा अन्य गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि ज्ञान का आदान प्रदान महत्वपूर्ण और पवित्र मिशन है और इसे समग्र रूप से निभाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को वैश्विक तौर पर प्रासंगिक, मूल्य आधारित और आर्थिक उत्पादित बनाने के लिए इसमें सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तत्वों का समावेश होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवता की भावना, समानता और सौहार्द शिक्षा के मूल तत्व हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आने वाले बच्चों का मस्तिष्क बेहद संवेदनशील होता है, जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा भविष्य शिक्षण संस्थानों में आकार लेता है, इसलिए विद्यार्थियों की शिक्षा में अध्यापकों की बेहद संवेदनशील भूमिका है। बहुत अच्छा रहा और इसमें मैथ्स पार्टिसिपेशन रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं शुरू कुछ अर्सा में यहाँ पढ़ा, एक टर्म 5th क्लास में, ऊपर इस बिल्डिंग के कमरे में, उसमें मेरा क्लासरूम था। Unity, equality and harmony should be its guiding engine. There should be a great interaction and activities between the private and government schools. Students are the hope and future of the country. These children, when they come to school, have highly impressionable mind. They are liable and can be given any shape and form. We can say that our futures are shaped in our स्कूल के प्रधानाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने मनमोहक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विशेषतया हिमाचली संस्कृति को ध्यान में रखकर प्रस्तुतियां दी गई। फुलवाड़ी 14 the theme was unity in diversity, and the children presented that very well, and the chief minister and also the bishop emphasized that unity in diversity is absolutely important, but we also focused especially on the Himachal culture, and the children were very happy, filled with joy to actually present that. So that's a great pride and joy for us to present. So that's what it is. सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।